हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए, ये जो टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, ये हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें सीडीएस की, एनडीए की, ठीक है, चाहे हमारा कोई भी हिमाचल प्रदेश का, चाहे एचएस का एग्ज़ाम है, चाहे वो अलाइड सर्विसेज है, एनटी है, या कोई कमीशन का कोई दूसरा एग्ज़ाम है, इवन आपका टैट का एग्ज़ाम है, वो कहीं पे भी इस लेवल का जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हमें जो है वो नेचुरली है कि ये जो कितने गोल्स हैं वो पता होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा है ये 17, तो हमें नॉर्मली इनको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो याद रखने के लिए एक थोड़ा सा मैं एक कहानी के ज़रिए भी बता सकता हूँ इनको, और वैसे भी याद रख सकते हैं, बट याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। और ऐसे याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब तक हम अनटिल एंड अनलेस उसको रिवाइज़ ना करें बार बार। आज हम देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। इनको हम हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। देखिए, सस्टेन करना एक मीनिंग है, एक थोड़ा सा इसका जो अगर हम बात करें, सस्टेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो सस्टेन कर सके लाइफ को, ठीक है, जो होल्ड कर सके, कल को वो चल सके लाइफ में। और डेवलपमेंट मतलब हमें डेवलपमेंट भी करनी है, हमें विकास भी करना है, बट हमें जो है वो सस्टेन करना है, मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए, ठीक है। तो जो जनरेशन्स हैं नेक्स्ट, जैसे आप एक कहानी घर की देख लीजिए। एक नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो हमारे जो बात करते हैं कि सस्टेन करना है भाई, कल को हमने जीना है, तो हमारे लिए ये भी चीज़ें हैं, वो भी हैं। तो हेरिटेज जो है वो हमारी, वो कल को बच्चों के लिए हमें रखना पड़ता है, कुछ हमें सेविंग करनी पड़ती है, उनके लिए घर बनाना पड़ता है, प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी करनी पड़ती हैं, कुछ ज़मीन वगैरह प्रॉपर्टी इकट्ठी करके रखनी पड़ती है। ये हमारा हर एक मतलब जब मतलब यंग एज होती है, तो हर आदमी जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए डिसीजंस लेते हैं और काम करते हैं। तो उसी तरह जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है उसने लिए थे, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन फ्यूचर ऑफ ऑल द कंट्रीज़, ठीक है, जो कि वेलफेयर के लिए काम आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि ये अगर हमारे 17 गोल्स, 17 गोल हैं, ये अगर हमारे लक्ष्य अचीव करने हैं, और इसका टारगेट भी रखा है कि ये हमारे 2030 तक हमने इनको अचीव करना है, ठीक है। अचीव करने के लिए जो हमारी इस टाइम पे इंडिया जो है उसमें थोड़ा सा स्लो है, बहुत धीरे है, ये चीज़ देखी गई है, इसीलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं अभी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पहला क्या है। देखिए, एक फैमिली को सबसे ज़रूरी क्या होता है कि पॉवर्टी नहीं होना चाहिए। गरीबी एक अभिशाप है, ऐसा कहा जाता है। तो गरीबी जो है वो कैसे दूर होगी? पैसे से। और पैसा जो है वो कैसे आएगा? काम करने से, एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। बट अनएम्प्लॉयमेंट जो है या नो एम्प्लॉयमेंट जो है, यहाँ पे कहीं पे भी देखने को वर्ड हमें नहीं मिलेगा। इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो है वो हमारा बनेगा नो पॉवर्टी। हम एक नॉर्मल फैमिली में देखें, अगर हमारे पेरेंट्स हैं या हम किसी हमारे बच्चे हैं आगे, तो वो जो हैं वो हम गरीबी नहीं चाहते अपनी लाइफ में। कोई नहीं चाहता कि हम गरीब रहे, ठीक है। तो गरीबी जो है वो किसी भी देश के लिए जो है वो एक अभिशाप है, इसलिए पहला गोल है कि पॉवर्टी जो है वो हमने दूर करनी है। नेक्स्ट है जीरो हंगर। देखिए, जब गरीबी दूर हो गई तो हंगर, भूखमरी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले जो है वो आदमी का क्या एम होता है कि पैसा आएगा तो कुछ खाएंगे, ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो करेंगे लाइफ में, कुछ ना कुछ अच्छा बेटर खाएंगे, अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो होगा ना जीरो हंगर, मतलब जो भूखमरी है, कहा जाता है कि आज भी इंडिया में 19 करोड़ लोग जो है एक ही टाइम रोटी खाते हैं, ठीक है। मुश्किल है दूसरे टाइम की रोटी कमाने के लिए या मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो जीरो हंगर है ये हमारा दूसरा लक्ष्य है, ठीक है। फिर तीसरा लक्ष्य है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ये होता है, जैसे देखिए, हमारे पास पैसा आया तो फिर उसके बाद हमने जो है वो अच्छा खाना खाया, अच्छी डाइट खाएंगे, अच्छी डाइट्स हम लेंगे तो क्या होगा? हेल्थ अच्छी रहेगी, वेल बीइंग, ठीक है, सब जो है वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है क्वालिटी एजुकेशन।
देखिए, जब हम अच्छे रहेंगे, अच्छी हेल्थ होगी, बोलते हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी तो फिर हम एक एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं। तो एक क्वालिटी एजुकेशन, जैसे हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि वो गरीब ना रहे, कभी भूखा ना रहे, ठीक है, उसकी हेल्थ सदा अच्छी रहे हमेशा, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन मिले उसको, एक अच्छे बढ़िया से बढ़िया स्कूल में हम उसकी एडमिशन दिलाएं। तो ये चौथा हमारा क्वालिटी एजुकेशन हो गया। एक बच्चे की तरह सोच के चलेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा याद रखने के लिए। नेक्स्ट है जेंडर इक्वालिटी। अब माना कि अगर कोई बच्चा है, जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये है कि जो हमारी लिंग समानता है वो होनी चाहिए, है ना, लड़का लड़की बराबर। अभी भी देखा जाता है इंडिया में कि कई स्टेट्स में ऐसी है कि बहुत कम है, ठीक है। तो जो जेंडर इक्वालिटी है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पार्टिसिपेशन जो है वो मेल और फीमेल की वो बराबर रहनी ज़रूरी है। तो देखो, अगर हम बात करें कि अगर हम अपने बच्चे को स्कूल में डालते हैं सपोज़, तो उसको क्वालिटी एजुकेशन तो मिल रही है, फिर हम वहाँ पे जाके देख रहे हैं कि अच्छा लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ रही हैं, इट मीन्स लड़कों को भी और लड़कियों को भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो वो बहुत खुश होता है पेरेंट्स की भैया यहाँ पे तो कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लड़के और लड़कियाँ एक साथ एजुकेशन ले रहे हैं। तो इस तरह से ये जेंडर इक्वालिटी हो गया। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा नहीं होता, बच्चा तो उसी क्लास में अभी, जब वो पेरेंट्स माना कि वो बाहर निकलते हैं, जब भी स्कूल विजिट करते हैं तो उसके बाद बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वाटर जो है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब वहाँ पे साफ सफाई है, स्वच्छता है कि नहीं है, वाटर साफ सुथरा है कि नहीं है, अच्छी सप्लाई है पानी की कि नहीं, दुरुस्त है कि नहीं, वहाँ पे कूलर या कुछ लगा हुआ है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, इसलिए हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं कि जैसे हम क्लासरूम से बाहर निकलते हैं तो देखा कि पानी तो कुछ फैसिलिटी है ही नहीं, तो वो हमें चिंता जताएगी। तो इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस भी इसको मतलब प्रेफरेंस देता है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जरूर है, तभी यही आगे आपका हेल्थ का इशू बन सकता है। नेक्स्ट आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब देखिए, माना कि क्लासरूम में गए, बच्चा देखो पानी भी अच्छा पी रहा है ना, और साफ सफाई भी बहुत है, जेंडर इक्वालिटी भी है, एजुकेशन भी क्वालिटी की है, बट यहाँ पे देखा कि बिजली जो है महंगी है बहुत ज़्यादा, और जो एनर्जी जो है वो एक साफ़ सुथरा जो सिस्टम है वो वहाँ नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, मतलब वहाँ पे एसी वगैरह या फ़ैन वगैरह प्रॉपर नहीं है, किसी बच्चे को हवा पहुँच रही है, किसी को नहीं पहुँच रही है। तो इस तरीके से हम इसको अफोर्डेबल, मतलब सबके लिए संभव भी हो, अफोर्ड भी कर सके एंड साफ़ सुथरी एनर्जी भी मिले, तो ये हम उसको भी आगे करेंगे। अब क्या होता है कि इसके बाद स्कूलिंग हो गई बच्चे की, सब ने हमने फैसिलिटी दे दी, उसके बाद बच्चा जब बड़ा होता है तो बच्चा जो है वो, माँ बाप बोलते हैं कि बच्चे कब तक पढ़ेगा, तू ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर ली, अब तो बेटा कुछ काम कर और देश की तरक्की में और अपनी तरक्की में हाथ बटाओ, हमारा बिजनेस संभालो या कुछ काम करो, कोई ना कोई आप इंजीनियरिंग करोगे, कोई डॉक्टरी करेगा, कुछ ना कुछ तो जॉब करनी पड़ेगी। तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एक अच्छा आपको काम मिलना चाहिए, ठीक है, एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वर्ड कहीं नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है, बट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक जो हमारा विकास है वो होना चाहिए, ठीक है, मतलब स्टेटस हमारा बढ़ेगा तभी जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे और आगे हमें एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अच्छा काम करेंगे तो ग्रोथ भी होगी। फिर लड़के को इंडस्ट्री में जॉब लग जाती है, ठीक है, वहाँ पे इनोवेशन के काम होते हैं, नए नए आइडियाज़ जो हैं वो क्रिएट होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होता है, इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो ये 9वां जो गोल है हमारा, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हम III से भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए। III मतलब इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी। नेक्स्ट है 10th। अब क्या हुआ कि जब हमारा स्टेटस बढ़ा, दर्जा बढ़ा, अब गांव में माना कि एक बच्चा है जो से हमारा, तो वो क्या करेगा, जब सारे ऐसे करेंगे बच्चे एक बच्चे को देख के, एक दूसरे को देख के, तो हमारा जो एक स्टेटस है, दर्जा है, वो बढ़ेगा गांव में, ठीक है। तो जब बढ़ेगा तो ये सबका बढ़ेगा, तो मतलब इनइक्वालिटीज़ जो हैं, असमानता जो है वो घटेगी, तो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। ये आपका 10वां आ गया गोल, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। इसमें जो है वो हमारी असमानता कम होगी सभी के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है वो अपना अपना काम सारे करेंगे, कुछ कम कमाएगा, कुछ ज़्यादा कमाएगा, बट इनइक्वालिटीज़ में कमी आएगी।
नेक्स्ट 11वां गोल है हमारा सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। ठीक है, अब क्या होता है कि जॉब वगैरह तो बहुत हुई, ठीक है, माना कि किसी ने जो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है वो कॉर्पोरेट्स की जॉब नहीं करता, प्राइवेट कंपनीज में जॉब नहीं करता, ठीक है, ग्रोथ तो हो गई, बट अब सोचा कि और ज़्यादा पैसा कमाना है और ज़्यादा तरक्की करनी है, तो अब वो बिजनेस में आएगा, धीरे धीरे रियल एस्टेट के बिजनेस में जाएगा। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ऐसे समुदाय और ऐसे भवन जो हैं, जो मार्केट्स हैं, सिटीज़, शहर जो है वो बनाने हैं जो कल को सस्टेन कर सकें, मार्केट से पैसा ला सकें, मार्केट में ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो ये हो गया 11वां। नेक्स्ट है 12th, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो हमने कंजम्पशन करनी है और प्रोडक्शन करनी है। मतलब जैसे हमें पता है कि बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले आता है कि आउटपुट ज़्यादा होनी चाहिए, इनपुट कम हो। ठीक है, हम जो है वो सोचते हैं कि मिनिमम हमारा जो है वो इनपुट जाए और मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए, यही बिजनेस का रूल होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से है कंजम्पशन करनी है। सीमेंट है, अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है तो सीमेंट है तो कैसे लगाना है, जितना चाहिए उतना ही है, कोई बर्बादी नहीं करनी है किसी को। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आती हैं। तो 12वां ये गोल जो इस बार CDS के पेपर में भी आया हुआ था, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन जो है वो हमारा 12वां गोल है। नेक्स्ट आता है, अब सारी चीज़ें जो है हो रही हैं धीरे धीरे, अब डेवलपमेंट होने लगी है, जैसे आप देख भी रहे होंगे कि डेवलपमेंट होती है, पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट की जो है वो एक जय जयकार हो रही है, पूरे हवा मचा हुआ है कि डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट होती तो है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक और जो है वो नेचर भी तो बदला लेती है उस चीज़ का। अगर आप नेचर के दायरे में, उसके ऑर्बिट में, सॉरी उसके एम्बिट में जब मतलब एंटर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसमें चेंजेस तो देखने को मिलती है, नेचर चेंज लेती है। तो क्लाइमेट एक्शन हो गया, एक दिन क्या हुआ, क्लाइमेट एक्शन हो जाता है और हो रहा है जैसे कि हम देख रहे हैं। तो क्लाइमेट एक्शन मतलब क्लाइमेट के ऊपर हमें कुछ ना कुछ सुझाव देने हैं, कुछ ना कुछ हम प्रिकॉशंस लेनी है, जैसे बहुत सी चीज़ें हमने की भी हुई हैं यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। तो क्लाइमेट एक्शन आ गया 13। अब जब क्लाइमेट एक्शन हुआ तो सारी ही जो हमने कभी सिटीज़ बनाई, ये कभी कंजम्पशन प्रोडक्शन बिल्डिंग बनाई, जितना भी हमने आउटपुट निकाला वो सारा का सारा जो है वो पानी में चला गया। क्योंकि देखिए क्लाइमेट एक्शन से क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, जो मौसम है वो एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, बारिशें ऐसी हो रही है, क्लाउड बर्स्ट ऐसे हो रहे हैं। इस बार आपने हिमाचल में भी देखा होगा कि कितने क्लाउड बर्स्ट हो गए हैं, जहाँ पे कभी नहीं होते थे वहाँ पे भी बादल फटने के चांसेस हमें देखने को मिले। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं, लाइफ बिलो वाटर हो गई। अब जो है वो लाइफ जो भी बना था वो सारी जो है वो बिल्डिंगें वगैरह ढह गई, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था वो सारा एक तरह से पानी के नीचे चला गया। ठीक है, फिर लाइफ ऑन लैंड, धीरे धीरे जो है वो हम लाइफ जो है वो लैंड के ऊपर देखते हैं कि नहीं, हमारी जो लाइफ है वो लैंड के ऊपर सस्टेन करने पड़ेगी हमें। तो लाइफ बिलो वाटर भी और लैंड भी हमें देखने को मिलेगा। हाँ, ये ध्यान रखना कि पहले लाइफ बिलो वाटर इसलिए हुई क्योंकि क्लाइमेट एक्शन से पहले तो वो डूबी, फिर उनको जो है वो लैंड पे लाया गया। नेक्स्ट 16th गोल है हमारा पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सभी के लिए हम पीस और जस्टिस की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉलिटी का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है DPSPs, उसमें सबको पता है कि जस्टिस टू ऑल है ना, और पीस, ये जो शांति और समृद्धि है। ठीक है, इंटरनेशनल पीस आर्टिकल 51 में देखा जाता है, जस्टिस ये आर्टिकल 39 में देखा जाता है DPSPs में। तो पीस एंड जस्टिस जो है वो हमें बहुत ज़रूरी है इसके बारे में समझना कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें पीस, शांति और न्याय व्यवस्था को स्थापित करना है। ठीक है, दैट इज स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हमें क्रिएट करने हैं ताकि शांति और जो न्याय व्यवस्था है वो बनाई जा सके। और लास्ट में आता है हमारा ये जो गोल है 17th, ये है पार्टनरशिप फॉर अचीविंग गोल्स। हम सभी देशों की पार्टनरशिप, एक दूसरे से मिल करके वार्तालाप करके ये चीज़ें जो है वो अचीव की जा सकती हैं। मतलब इसके लिए क्या है, हमें फैमिली से, जैसे होता है ना घर है तो फैमिली के मेंबर मिलते हैं एक दूसरे से, जब बात करते हैं, है ना, एक दूसरे की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, हर कम्युनिटी के लिए, हर कम्युनिटी के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, अकेले सस्टेन करना मुश्किल होता है। ये एक बेसिक लॉ है लाइफ जीने का। तो पार्टनरशिप फॉर
अचीविंग गोल्स, ये हमारा लास्ट जो है वो एक तरह से गोल बोल सकते हैं उसको। सो इन 16 गोल्स को अचीव करने के लिए 17वां गोल जो है वो पार्टनरशिप हमें करने की पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कंसेप्ट आया। 2030 तक इसका जो है वो टारगेट है अचीव करने का। इंडिया, ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि इंडिया जो है वो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है थोड़ा सा मतलब धीरे थोड़ा सा ग्रो कर रहा है इस चीज़ में। और एक सिटी है भोपाल, ठीक है, भोपाल जो है वो नंबर 1 आ सकता है आपको कहीं पे भी कि नीति आयोग के अकॉर्डिंग इस बार जो है सबसे इम्पॉर्टेंट शहर जो अचीव फास्ट कर रहा है सबसे इन गोल्स को, वो है भोपाल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन कहीं स्ट्राइक करे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव फास्ट कौन सा जो सिटी है वो कर रही है इंडिया की, भोपाल, ठीक है। सो याद रखिएगा कहीं केरल या कहीं का तमिलनाडु या कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम मुंबई, दिल्ली वगैरह आए तो आपने चुना जो आपका आंसर होगा वो भोपाल होगा, ठीक है। तो ये हमारे 17 गोल्स हैं और आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, आपको ईजी रहेगा याद करने के लिए कुछ, ठीक है। थैंक यू।